वैश्विक स्तर पर अपने आप को विकसित भारत बता रहा है, अपने आप को कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बन गए हैं। 12 सालों से सरकार नई सरकार आई थी, सरकार में बदलाव हुआ था, तो अभी सर आप उसको कहाँ देख रहे हैं? भारत पूरे दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है? तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत आगे प्रगति की है, लेकिन इसमें व्यापक काम करने की आवश्यकता है। उस दिन की परिकल्पना कीजिए जब पीने के लिए पानी नहीं होगा तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे। जिस तरह से वायु प्रदूषण है, जिस तरह से जल प्रदूषण है, स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो लोगों का जीवन स्तर और स्वास्थ्य का स्तर क्या होगा। सर ये है कि आत्मनिर्भर भारत को सरकार ने इतना जोर दिया, इतनी मुहिम चलाई आत्मनिर्भर भारत को लेके। सर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया की है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसको लेके आप क्या देखते हैं? देखिए, मैन पावर हिंदुस्तान के पास सबसे बेहतर मैन पावर है, सबसे जो ह्यूमन रिसोर्स है जी, वो बहुत उच्च गुणवत्ता का है, बहुत मेहनती लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हरीश श्रीवास्तव सर, जो बीजेपी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं कि जो भारत की विकसित भारत जो प्रोग्राम चला है, ये जो मुहिम चली थी अपने आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का, वो बीजेपी सरकार आने के बाद उसका हाल क्या है, उसके लिए सर कैसे देखते हैं उसको, उस विषय में सर की क्या राय है, जानते हैं। सर नमस्कार सर। सर आपका हमारे चैनल आपकी खबर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर आजकल भारत में बात की जाती है, भारत में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 2014 में, उसके बाद सरकार की बहुत सारी मुहिम आई थी, बहुत सारी विचार आए थे कि हम विकसित भारत बनाएंगे, नमो भारत करेंगे, भारत को आत्मनिर्भर करेंगे। तो उसके तरफ सर आपके विचार अभी क्या हैं, वो कैसा नज़र आ रहा है? अभी 2014 2026 12 साल हो गए, तो उसमें आपकी क्या राय है सर? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक बहुत विजनरी और बहुत डायनेमिक लीडर हैं, और जब उनके हाथ में देश की कमान आई तो जो भारत के लिए सपना है उनका, विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, इस दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं, और उसके तमाम जो परिणाम हैं वो भी सामने दिख रहे हैं। वैश्विक पटल पर आज भारत की बहुत मजबूत स्थिति है, उपस्थिति है। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की बात करते हैं जी सर, तो नेतृत्व जो होता है वो तो एक दिशा बोध कराता है। जी सर। बीइंग ए सिटीजन, एक नागरिक के बतौर हम सब लोगों का इसके प्रति एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जी सर। हम जितने अनुशासित होंगे और जितनी हमारे अंदर अपने देश को आगे ले जाने की जो विजन है, जी, उसको लेकर के जिस प्रतिबद्धता के साथ हम काम करेंगे, वह परिणाम में सामने आएगा। और सरकार मदद करती है, सरकार नीतिगत मामलों में मदद करती है, जी सर। और एज ए संस्था, एज ए व्यक्ति, एज ए बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के उद्योगपतियों की भी हैं, अपनी वैश्विक उपस्थिति रखते हैं। जी, इन सब की जिम्मेदारी बनती है जी, कि ऑन द होल हम समाज को, राष्ट्र को आगे लेकर चलने का काम करें, उस दिशा में काम करें जी, कि जिससे यह देश दुनिया की अगुवाई कर सके। जी। तो सर अभी पूरा जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो सब लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। वो लोग कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है वो दुनिया का भविष्य बनने वाला है। तो उस पर सर भारत की क्या स्थिति है? भारत कहाँ अभी स्टैंड करता है, कहाँ रहता है? उस पर आपकी क्या राय है सर? नहीं, देखिए, मैं उस विषय पे आ रहा हूँ। जब हम आज तो टेक्नोलॉजी अब डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। जी सर। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो हम केवल किसी विषय को हम केवल अपने तक सीमित नहीं है, जी, हमको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। आज जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों का जो इनिशिएटिव है, एज ए सिटीजन, एज ए कंपनी, एज ए सोसाइटी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर है। जी, रीजन बीइंग कि आप एलन मस्क की कंपनी देख लीजिए, जी, टेस्ला हो गई, स्टारएक्स हो गया, और स्पेस की भी उनकी कंपनी बनाई जो जी। चंद्रयान और बाकी
चीज़ों पे उनके स्पेस यान जा रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जी सर, वो इस दिशा में क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। बिल्कुल सर, एआई आज पूरी दुनिया के सिनेरियो को बदल रहा है, बड़े बड़े कंपनीज काम कर रही हैं उस पर। लेकिन हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, जी इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, ये उस दिशा में जहां मुझे जो लगता है कि इस दिशा में ये अपना वो रोल नहीं अदा कर पा रही नहीं हैं दे पा रही हैं। जो वैश्विक लीडर बनने के लिए होना चाहिए इनका। जी, आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो प्रधानमंत्री ने बात करी थी 2015-16 से ये मुहिम चालू हुआ था, तो उस पर ये क्या हो रहा है, कैसा तो स्थिति क्या है सर? मैं वही बात उसी बात पे आ रहा हूँ कि जी। भाई अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को लीजिए तो यूनिवर्सिटीज को के रिसर्च प्रोजेक्ट को ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। जी और आज आप अपनी कंपनियों, आप जितनी बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं, जी टाटा है, बिरला है, ये रिलायंस है, इस तरह के अनेक बड़ी कंपनियां हैं, जी। अडानी है, आप उठा के देखिए कि किन्होंने कितने रिसर्च प्रोजेक्ट को इन्होंने स्पॉन्सर किया है, काफी- या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इनका क्या काम है, कितना योगदान ये दे रहे हैं। जी ऐसे अनेक कंपनियां हैं। जी और आज दुनिया के फलक पे जी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की उपस्थिति क्या है, हम उन रैंकिंग में कहाँ खड़े हैं? क्योंकि शिक्षा सबके मूल में है, बिल्कुल सर, ज्ञान सबके मूल में है। सबका अधिकार है। विकास तब होगा जब हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएंगे। जी और रिसर्च और डेवलपमेंट पे अगर हम काम नहीं कर पाते, हम अपने सामाजिक दायित्व की को नहीं निभा पाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो कॉरपोरेट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, ये अपने इसमें अपना योगदान नहीं दे रहे हैं या उधर उनकी सोच नहीं है। जी और उनको भी इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक के साथ साथ वो इस देश के ही नाते उनको जो गौरव प्राप्त है, वो गौरव और बढ़े। जी आप देखिए कि अरसे से बिल गेट्स, उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, मैं देखता था कि बिल गेट्स जाते थे विभिन्न देशों में, वो करते थे कि हम इतना चैरिटी में फंड दे रहे हैं। हाँ, फंड में एक तरफ तो वो लगता था कि वो चैरिटी में फंड दे रहे हैं, लेकिन वो जितना चैरिटी फंड देते थे उसका कई गुना वो माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस बढ़ा रहे। बिजनेस बढ़ाते थे, प्रमोट करते थे अपने बिजनेस। इसी तरीके से एलन मस्क की कंपनियां हुई, जी या बहुत सारी जो ये इनवीडिया एक करके Nvidia सर, जी सर। कंपनी है, और आपकी अमेजन है, गूगल है, मेटा है, ये सारी कंपनियों, इनका अगर आप उनकी इकोनॉमी देख लीजिए तो कई कंट्रीज के जो टोटल इकोनॉमी उसके बराबर इनका अपना फाइनेंस है। सर, इनका पकड़ भी पूरे कंट्री, हर तो कंट्री में है। वो चूंकि टेक्नोलॉजी पे उनकी पकड़ है, तो आज वो दुनिया के लोगों को, देशों को भी अपने देश के पक्ष में प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सर। ये हमारे देश की भी कंपनियों को करना चाहिए। जी शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि टाटाज और बिरलाज ने कुछ एजुकेशन पे और साइंस इंस्टीट्यूट पे इन पे काम किया था, जी लेकिन वो गति भी अब मुझे वो स्पिरिट नहीं नज़र आ रही है। सर, ये है कि आत्मनिर्भर भारत को सरकार ने इतना जोर दिया, इतनी मुहिम चलाई आत्मनिर्भर भारत को लेके। सर, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया की है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसको लेके आप क्या देखते हैं? क्या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बाकी कंट्रीज से, जो बड़े बड़े ग्लोबल लीडर कंट्रीज हैं, उससे तक स्ट्रांग है, या वो कहीं नज़र नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, मैन पावर हिंदुस्तान के पास सबसे बेहतर मैन पावर, जी सर। सबसे जो ह्यूमन रिसोर्स है जी वो बहुत उच्च गुणवत्ता का है, बहुत मेहनती लोग हैं, जी सर। बहुत विजनरी लोग हैं। जी आज आप पूरी दुनिया की जितनी आईटी और फील्ड की कंपनियां हैं, अगर आप इनको उठा के देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे नंबर पे कई भारतीय हैं, कई भारतीय। इंडियन ही बैठे हैं। जी तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट हो। जी ये हम अगर मोबाइल बना रहे हैं तो हम चिप भी बनावें, हम उसके पार्ट भी बनावें, हम स्पेस यान बना रहे हैं तो हम उसके पार्ट भी बनावें, जी उसका रॉ मटेरियल भी हम तैयार करें, हम दवा बना रहे हैं
तो दवा का रॉ मटेरियल भी हमारे पास होना क्या चाहिए। अभी हम वो लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे सर? नहीं, कई चीज़ों पे हमको चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जी, जैसे कि सर कुछ जैसे जो स्पेस यान बनता है या बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं या मोबाइल बन रहे हैं तो चिप उसके, ये सब बाहर से कहीं न कहीं से इम्पोर्ट लाना करते पड़ता है। जी हैं, सर। लाना पड़ता है। तो इस दिशा में जो सक्षम लोग हैं वही सोचेंगे। जी तो ये जो कारपोरेट घराने हैं, जी इनको इस दिशा में अगर इनकी दृष्टि होगी तो मुझे लगता है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेज़ी से काम हो सकेगा। जी सर, आपकी बात में आपने कहा कि बड़े बड़े कंपनीज जो भारत ग्लोबल लेवल बहुत लीड कर रही हैं, उन कंपनीज में हर दूसरा तीसरा आदमी भारत का दिखाई देता है। तो मतलब इंडियंस में स्किल बहुत हैं, पर ये देखा गया है सर अभी पीछे बीतले 2-3 सालों का रिपोर्ट ये कह रहा है कि भारत के स्किल्ड लोग जो हैं वो इंडिया छोड़कर बाहर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि लोगों को, सभी लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो किसी क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, जी सर। उनको पहले तो वो इन्वायरमेंट चाहिए कि जो उनका ज्ञान है उसको वो ट्रांसफार्म कर सकें, जी सर। और वो माहौल चाहिए, वो इन्वायरमेंट चाहिए। दूसरा, उनको उसी के सापेक्ष उपलब्धि चाहिए। जी सर। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे IITs जी जो बेस्ट ब्रेन जिनको वो तराश रहे हैं, जी वो बेस्ट ब्रेन तराशे यहाँ जा रहे हैं, जी और वो चूंकि बाहर जा कर के उन कंपनियों में काम कर रहे हैं तो वो उन कंट्रीज की इकोनॉमी को प्लस कर रहे हैं जिनके लिए वो काम कर तो रहे हैं। फ़ायदा तो विदेश वालों को हो रहा है। आज जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बने हैं, जी सर। उसमें भारतीय जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काम कर रहा है, वो उस तरह के इन्वेंशंस पे, उस तरह के रिसर्च पे काम कर रहा है। लेकिन चूंकि वो विदेशी कंपनियां हैं, उसको बाहर की कंपनियां उसको स्पॉन्सर कर रही हैं, तो इसलिए उनका लाभ भी उन्हीं कंपनियों को जा रहा है। जी ये भारत का अपना हो, जी ये आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनने दोनों के लिए ज़रूरी है जी कि हमारे देश के जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ये इस दिशा में सोचें। और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जब तक काम नहीं होगा, जी सर। जब तक ये इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आके नहीं जाएगी, उनके प्रैक्टिकल उस पर आके नहीं जाएगी, तब तक हम उस स्तर पे कम्पीट करने में, तब तक हमारा एक ये सोच रहेगी। लेकिन वो ट्रांसफार्मर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब ये यूनिवर्सिटीज, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों, जी सभी को उस दिशा में सम्यक प्रयास करना होगा। जी सर, आखिरी सवाल से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आपने शिक्षा के बारे में इतनी बातें कही, तो क्या जो अभी आधुनिक शिक्षा अभी है सर, एजुकेशन सिस्टम अभी का है सर, इसे आप किस विचार से देखते हैं? ये अभी की शिक्षा कैसी है? मैकाले के टाइम की शिक्षा को सर जब इतना विरोध था उसका, तो अभी शिक्षा में कितने सुधार हुए हैं और कितने सुधार अभी बाकी हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो मैं देखता हूँ कि जैसा मैंने अभी पहले कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, जी वो मनी मिंट करने के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं। जी सर। मैं उदाहरण तक के तौर पे बताता हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं प्राइवेट सेक्टर में, मेडिकल कॉलेजेज हैं, आप उनकी जाके लेबोरेटरी देख लीजिए, किसी बच्चे को बुलाइए और लैब पे पूछिए क्या सीखा आपने। जी IITs हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं। लोगों को केवल सर्टिफिकेट से मतलब है, न वो स्किल्ड किए जाते हैं, न वहाँ का इंस्टीट्यूशन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, न छात्र। सर बदलाव क्या क्या ज़रूरत है इसमें सर? फिर बदलाव की ज़रूरत है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम एज डिसिप्लिन हों, जी स्कूल के कॉलेज के अनुशासन को पालन करें। जी दूसरा, इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के तौर पर जी हम पूरी जवाबदेही के साथ बच्चों की जिस दिशा में हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, वो अगर टेक्निकल एजुकेशन है, वो स्किल डेवलपमेंट का काम है, तो उसमें हम पूरी व्यवहारिक तौर पर उनको ट्रेन करें। जी वो सर्टिफिकेट तक सीमित न रहे। जी ये केवल डिग्री और सर्टिफिकेट तक जो एजुकेशन सीमित हो गया है, इसके कारण उसमें क्षरण हुआ है। आज आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं या मेडिकल कॉलेजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरह से जो
प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं। कारण क्या है कि अयोग्यता है, जी सर। उस स्तर की उनकी क्षमता नहीं थी। आज करोड़ों रुपए फीस देकर के लोग डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं, टेक्नीशियन की डिग्री ले रहे हैं और फिर वो काम कर रहे हैं। तो वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। जी तो इसमें जो मानक होनी चाहिए वो पूरी दृढ़ता से पालन होनी चाहिए। जो मेरिट का जो एक मानक है जी वो पूरी दृढ़ता से पालन होना चाहिए। जी। इन सारों में सर आप पेपर लीक जो एक घटना हर तरफ फैली हुई है हर तरफ, तो उसको लेके क्या विचार हैं आपके कि पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं, बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं और जो पेपर होता है पेपर लीक माफिया पेपर लीक करा के इतना बड़ा जो क्रिएट कर देते हैं, इशू क्रिएट कर देते हैं, उसके बारे में क्या सुधार की ज़रूरत है? क्या सरकार को, सिस्टम को जिम्मेदारियाँ और उठानी चाहिए सर? देखिए, ये बड़ा विषय है और ये रिलेटेड है भ्रष्टाचार से, जी सर। हमारे नैतिकता के स्तर से। आज किसी भी फील्ड में आप नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं। कई बार ये आता है कि वहाँ पेशेंट को पानी के इंजेक्शन लगाया गया इसलिए वो मर गया। अनेक तरह की चीज़ें आती हैं। वही कारण है कि भ्रष्टाचार इस कदर हमारे अंदर भर गया है कि हम कहीं से भी पैसा कमाने चाहते हैं। एक तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बेहतर भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोग गलत भी काम कर रहे हैं। तो पेपर लीक जैसे सब्जेक्ट इसी से जुड़े हुए हैं। यहाँ कड़े नियम अनुशासन तो आवश्यक है ही जी। लेकिन कहीं न कहीं जो हम लोगों का जो मॉरल जो स्तर है जी वो उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। और वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर मॉरल शिक्षा को जब दिया जाता था, परिवार से लेके बिल्ड किया जाता था, तब ये लोगों में धीरे धीरे करके लोगों के व्यक्तित्व में आता था कि भाई हम क्या करें और क्या न करें। आज इसका अभाव हो गया है। आज कोई कुछ भी कर रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बिल्कुल। पैसा सारे मूल्यों से ऊपर हो गया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ी त्रासदी है। इसको रोकने के लिए सरकार उपाय कर रही है और त्वरित जैसे लोग इसमें जो पकड़े जाते हैं उनके लिए जो कानूनी प्राविधान है उसके तहत उनको दंड की व्यवस्था करती है। लेकिन ये इन सब से अधिक वो चाहे गार्जियन के तौर पे चाहे स्टूडेंट के तौर पे, अगर हम किसी पेपर कहीं लीक हुआ और हम छात्र के तौर पे उसको खरीद रहे हैं या कोई गार्जियन उसको खरीद रहा है तो कहीं कहीं नैतिक पतन उसका भी तो है। जी, कितनी बड़ी पतन है। बिल्कुल सर। तो ये ऑन द होल एक सोसाइटी का जो एक इसके लिए जिम्मेदार है और इसको सरकार के तौर पे सरकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और इसमें जो बेसिक एजुकेशन से लेकर के जब तक हम इस पे सुधार नहीं करेंगे, जब तक इसमें इस चीज़ को इनबिल्ट नहीं करेंगे कि मॉरलिटी एक बड़ा फैक्टर है एजुकेशन में। किसी भी शिक्षित आदमी में अगर मॉरलिटी नहीं है और उसमें अगर कैसे बात करे, कैसे व्यवहार करे। आज बहुत सारे एग्रेशंस बड़े बड़े अधिकारियों के सामने आते हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उस सामान्य आदमी से लेके सबका एग्रेशन। तो ये एग्रेशन इतना क्यों बढ़ रहा है? क्यों ये कुंठा, हताशा और क्रोध, आक्रोश और हिंसा बढ़ रही है? ये भी बड़ा विषय है। और भारत जैसे देश में जहाँ नैतिकता का स्तर एक बहुत बड़ा मानक है जो हमारे महापुरुषों ने स्थापित किए, तो कहीं न कहीं हमारी जीवन शैली, बाकी विभिन्न चीज़ों में जो परिवर्तन आया और समाज से लेकर के सबको जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को परिवार से लेके हम उसको कहीं ना कहीं चूक है हमारे अंदर। हम चूक रहे हैं। हम उसको पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। तो आवश्यक यह है कि शिक्षा में व्यापक सुधार हो और व्यवहारिक स्तर पे हो। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए हैं कि ताकि वो सकारात्मक एक दिशा दे सकें। लेकिन आवश्यक इस बात की है कि हम सब उसके प्रति जवाबदेह बने। और जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यूनिवर्सिटीज़ अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगी, कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उसमें हम तब तक वो सफलता नहीं
मिल पाएगी जो हमको मिलनी चाहिए। जी। आज अगर इतने वर्षों बाद 75 से ज़्यादा वर्ष हम लोगों को आज़ाद हुए जी। और अगर इसके बावजूद हम अभी भी कहीं पीछे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्तर पे हो, चाहे रोज़गार के स्तर पे हो, चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पे हो, चाहे वैश्विक जो मानक है, तो कहीं न कहीं ये हम सब की एक समन्वित जिम्मेदारी है। हम सब जब तक इस समन्वित जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक हम उस दिशा में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर आपसे एक आखिरी और छोटा सवाल, सर वैश्विक स्तर पर भारत की ये जो मान्यताएं हैं, जो कही जाती हैं, भारत वैश्विक स्तर पर अपने आप को विकसित भारत बता रहा है, अपने आप को कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बन गए हैं। 12 सालों से सरकार नई सरकार आई थी, सरकार में बदलाव हुआ था, तो अभी सर आप उसको कहाँ देख रहे हैं? भारत पूरे दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है सर? देखिए, भारत कई मामलों में उसने मानक बनाए, स्पेस से लेकर के और बहुत सारी फील्ड में उसने अगर चंद्रमा पे जा कर के झंडा फहराया, तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत आगे प्रगति की है। लेकिन इसमें व्यापक काम करने की आवश्यकता है। हम उससे कमियां मैंने बताया ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो हमारे विश्वविद्यालयों को जो रोल इसमें निभाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो विभिन्न सेक्टर हैं उस पर जिस तरह से जो एक बहुत बेहतर ह्यूमन रिसोर्स जो भारत के पास है उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम किसी एक को नहीं दोष देना चाहते, लेकिन इन टोटलिटी अगर हम देखें तो उसमें सिस्टम भी कहीं न कहीं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। और जो सोसाइटी मेजर स्टेक हम लोगों का है, तो हम सबको, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, सबको अपने कर्तव्य को निभाना होगा। और इस दिशा में जब तक एक व्यवहारिक सोच नहीं बनेगी और ये सबकी सोच नहीं बनेगी कि हमको विकसित बनना है, जो कंट्रीज जापान जैसी या विभिन्न जो कंट्रीज बहुत आगे गई, उनकी जीवन शैली देख लीजिए, उनका वर्क कल्चर देख लीजिए। आज स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाता है, वृक्षारोपण के लिए। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी चुनौती आज दुनिया के सामने क्या है, हम इंक्लूडिंग इंडिया, भारत के साथ साथ पूरी वैश्विक अगर देखा जाए तो पर्यावरण सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती, जी सर। नदियाँ नाले में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं, तालाब सरोवर सब सूखते चले जा रहे हैं, जो ग्रीनरी है वो समाप्त हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है। लेकिन इस पे जो जागरूकता होनी चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। फाइल कागज तो सब पूरा कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम उस पर नहीं। जमीनी स्तर पर हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं पीछे हैं। जो ये आने वाले टाइम में जो आप उस दिन की परिकल्पना कीजिए जब पीने के लिए पानी नहीं होगा तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे। जिस तरह से वायु प्रदूषण है, जिस तरह से जल प्रदूषण है, स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो लोगों का जीवन स्तर और स्वास्थ्य का स्तर क्या होगा। इस तरह अनेक चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों के मन में, जब लोगों के सामने विचार ये लोगों के अंदर आता है कि भाई इस दिशा में काम किया जाना चाहिए, परिवर्तन शुरू होता है, तो परिवर्तन शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि लोग इस पर सोचेंगे और इस पे भारत का एक एक नागरिक सोचेगा। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का कॉरपोरेट, यहाँ का प्राइवेट सेक्टर, यहाँ के इंस्टीट्यूशन, सभी को इस दिशा में मिलकर काम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपनी निभाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि भारत बहुत ही चेतना संपन्न राष्ट्र है और लाखों वर्षों से ये पूरी दुनिया को दिशा देता आया है। तो कम से कम पहले यह अपनी दिशा पे, अपने सही रास्ते पे चल निकले ताकि हम इन चुनौतियों से पार निकल सकें और एक विकसित और दुनिया की अगुवाई की दिशा में तेज़ी से काम कर सकें। ये ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए क्या क्या विचार करने चाहिए, क्या क्या बदलाव करने चाहिए, उसके बारे में बात किया हमसे। सर आपकी बात बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी बातें सर ने बताई। सर की जो भी बातें थी, जो भी उन्होंने कहा विकसित भारत को लेके या आप कहें आत्मनिर्भर भारत को लेके क्या क्या कमियाँ रही, क्या क्या कमियाँ नहीं रही, सर ने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया। सर ने एज अ भारतीय नागरिक होने के साथ साथ बताया। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी जो भी राय हैं, जो सर आपसे आप
पूछना चाहते हैं वो राय अपनी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम हमारी टीम या सर आप तक वो आपके उसका जवाब जरूर देंगे। बने रहिए आपकी खबर के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।